स्टूडेंट्स, हाई स्कूल के वे स्टूडेंट जो मैथ सब्जेक्ट के लिए एन की बुक का यूज़ करते हैं उन्हीं के लिए ये प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है वो द्विघात समीकरण चैप्टर से संबंधित है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। इस प्रश्न में पूछा गया है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। और यह एक दिया हुआ है, द्विघात समीकरण एक दिया हुआ है और इसका हमको ज्ञात करना है मूलों की प्रकृति। अब यहाँ एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ज़्यादातर मामले में पेपर में क्या है कि मूलों के लक्षण, यहाँ प्रकृति की जगह यहाँ लक्षण शब्द का उपयोग किया जाता है। और प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है चेंज करके कि मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो यदि आपका प्रश्न पत्र में इस प्रकार का है कि मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए, या यहाँ पर चेंज करके इसी तरह का ही आ जाए प्रश्न कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब यह होगा कि हमें आंसर एक ही देना है, हमें आंसर कोई चेंज नहीं है, अलग से कोई आंसर नहीं होगा। आंसर बिल्कुल सेम ही पूछा गया है, एक ही पूछा गया है। तो इस द्विघात समीकरण का जब प्रकृति ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ बेसिक बातें हमें लिखनी होती है प्रश्न में, और वो बेसिक बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले लिख देंगे कि दी गई समीकरण की, प्रश्न में जो समीकरण दिया हुआ है इसी के बारे में हम पहली लाइन लिख देंगे कि दी गई समीकरण की तुलना। अब हमें तुलना किससे करना है? तो यहाँ तुलना हमें करना है व्यापक या मानक, व्यापक या मानक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, समीकरण। अब यह व्यापक या मानक द्विघात समीकरण क्या होता है? तो यहाँ यह है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसे ही व्यापक द्विघात समीकरण या मानक द्विघात समीकरण कहते हैं। यही व्यापक या मानक द्विघात समीकरण का क्या है? यह स्वरूप है। आगे तुलना करनी है तो लिख देंगे से करने पर। और इसमें एक बात और इंक्रीज की जा सकती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, और इसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब क्या है कि यहाँ जो a है ना, ये जो a है ना, इसी के बारे में यहाँ हम लिख देंगे कि a इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये जो a है ना, यहाँ 0 बिल्कुल कतई ही नहीं होगा। अन्य कोई संख्या तो हो सकती है, अन्य कोई संख्या तो हो सकती है, लेकिन 0 कतई नहीं होगा। तो इस बात को हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या है कि यह जो व्यापक द्विघात या मानक द्विघात समीकरण का जो स्वरूप है, इसकी तुलना हमें प्रश्न में दिए गए द्विघात समीकरण से करनी है। तो यहाँ इस समीकरण और इस समीकरण में हम सबसे पहले यह देखेंगे कि इसमें कौन सी बातें सेम है तो, और कौन सा डिफरेंस है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है। और उसके बाद क्या है, यहाँ इक्वल टू 0 है, यहाँ भी इक्वल टू 0 है। और अंतर क्या है कि यहाँ ए बी सी है, जबकि यहाँ पर 3 - 4√3 और यहाँ +4, बस यही डिफरेंस है। मतलब कि ये जो ए का मान है ना, वो है यहाँ पर 3, और ये जो बी का मान होगा वो होगा -4√3, और ये जो सी का मान है ना, यह होगा हमारा 4। तो इसी बात को हम एक सीध में लिख देंगे, और क्या लिख देंगे? ए बी सी के मानों को। तो सबसे पहले ए के मान को लिख देंगे ए इक्वल टू, अब ए का मान प्रश्न में क्या है, यहाँ पर 3 है, तो ए इक्वल टू लिख देंगे 3, कॉमा, इसके बाद बी का मान है तो बी इक्वल टू हो जाएगा, बी का मान हमारा क्या है, यह है -4√3, तो इसको लिख देंगे -4√3। इसके बाद क्या है, लास्ट में सी का मान, तो सी का मान हमारा क्या हो गया, समीकरण के लास्ट में जो ये 4 है, यह है हमारा सी का मान, तो सी इक्वल टू हो जाएगा 4। अब ये जब हमें प्राप्त हो गया है ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -4√3 और सी इक्वल टू 4, यही ए बी सी के क्रम से मान होंगे।
इसके बाद तुलना करने के बाद हमें इन ए बी सी के जो तीनों मानों को क्या करना होता है, विविक्त कर के सूत्र में इन तीनों मानों को हमें समायोजित कर देना होता है। उसके बाद जब विविक्त कर का मान जो आएगा उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि मूलों की प्रकृति आखिर क्या हो सकती है। तो इसके बाद हम लिख देंगे विविक्तकर इक्वल टू, तो विविक्तकर का जो सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह है आपका विविक्तकर का सूत्र। अब हम इसमें क्या करेंगे, मान जो है ए बी सी के वहाँ यहाँ पर क्या करेंगे, समायोजित कर देंगे। तो सबसे पहले है बी स्क्वायर, तो बी का मान क्या है -4√3, तो यह -4√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। इसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर 4 है तो 4 कर देंगे। इसके बाद ए का मान है तो इंटू करके ए का मान लिख देंगे। ए का मान हमारा यहाँ क्या है 3 है, तो इंटू हो जाएगा 3। अब सी के मान को इंटू करके लिख देंगे। अब सी का मान कितना है 4 है, तो इंटू हमारा हो जाएगा 4। अब क्या है कि इसको सावधानी पूर्वक हम आगे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यही प्रोसेस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इस प्रश्न में, और इसे ही सबसे ज़्यादा सावधानी पूर्वक हमें सॉल्व हमेशा करना होता है। तो इक्वल टू के नीचे इक्वल टू कर देंगे। अब ये जो है -4√3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ माइनस 2 बार है, तो माइनस माइनस 2 बार होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक सिंपल विधि बता रहा हूँ कि ये अंडर रूट के बाहर ये जो 4 है ना, तो 4 2 बार होता है। 4 क्या होता है, 2 बार होता है। तो 4 चौको क्या हो जाएगा 16, और 16 का जब मल्टीप्लाई हम यहाँ अंडर रूट के अंदर 3 में कर देंगे तो 16 तिहाई हो जाएगा 48। और ये अंडर रूट में यहाँ स्क्वायर की वजह से 48 जो है 48 वह 2 बार हो जाएगा। तो जब अंडर रूट में कोई संख्या 2 बार होती है तो अंडर रूट हट जाता है और वह संख्या क्या होती है, सिर्फ ओनली वन वही संख्या बच जाती है, मतलब बच जाएगा हमारा सिर्फ 48। मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि -4√3 का होल स्क्वायर जब है तो यह माइनस माइनस 2 बार हो गया है, तो माइनस माइनस जब 2 बार हो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब ये क्या है कि अंडर रूट के बाहर ये जो 4 है वह 2 बार है, तो इसको पहले सिंपल कर लेंगे हम। तो 2 बार है तो 4 चौको 16 हो जाएगा, और 16 का मल्टीप्लाई फिर 3 में हो जाएगा, तो 16 तिहाई हो जाएगा 48। अब अंडर रूट में जब 48 होगा तो स्क्वायर की वजह से वह 48 2 बार हो जाएगा। तो अंडर रूट में जब 48 इंटू 48 2 बार हो जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा और ओनली वन हमारा बचेगा सिर्फ 48। अब इसको क्या करेंगे 48 लिख देंगे, और उसके बाद क्या है, यह माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब क्या होगा, यहाँ 4 चौको 16, 16 तिहाई 48, यहाँ फिर 48 आ जाएगा हमारा। अब क्या होगा कि 48 में से 48 क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो घटा देंगे, अब बचेगा हमारा 0। अब क्या है कि विविक्तकर का मान हमारा जो 0 प्राप्त हुआ है, तो इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, बहुत आसानी से निष्कर्ष निकाल लेंगे कि मूलों की प्रकृति आखिर क्या हो सकती है। विविक्तकर का मान 0 आ जाए तो उस समय हम आंसर के रूप में लिख सकते हैं कि मूलों की प्रकृति या लक्षण के बारे में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहले लिख देंगे कि विविक्तकर का मान 0 है, इसलिए जो मूल क्या होंगे हमारे, वह वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान होंगे। और अगर यदि प्रश्न में साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा ये पूछा जाए कि क्या मूलों का अगर अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो हम लिख सकते हैं आगे कि मूलों का अस्तित्व होगा। तो यहाँ पर आंसर के रूप में हम लिख देंगे सबसे पहली लाइन, और साफ साफ और जितना डिटेल हो सके वो लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले विविक्तकर के बारे में स्पष्ट लिख देंगे कि विविक्तकर डिटेल हम लिख देंगे, विविक्तकर का मान 0 है। डिटेल जितना लिखा जाए उतना अच्छा है, 0 है, इसलिए यहां हो जाएगा, इसलिए मूल क्या होंगे, सबसे पहले वास्तविक होंगे, वास्तविक, और साथ ही साथ क्या होंगे, और समान होंगे,
समान होंगे। और आगे क्या लिख देंगे, मूलों का, इस प्रकार क्या हो जाएगा, अगर प्रश्न में कुछ एक्स्ट्रा हो कि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो इस बात को डिटेल लिख देंगे कि मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व होगा। अब क्या है कि यह जो बातें हैं ना कि विविक्तर का मान शून्य है और इसलिए मूल वास्तविक और समान होंगे, तो क्या है कि विविक्तर का मान जो आता है, कुछ भी आए, मान लीजिए शून्य ही आ गया है या शून्य से कम या ज़्यादा हो जाता है, तो उस सभी स्थितियों में मूलों की प्रकृति या लक्षण के बारे में अलग अलग कथन होते हैं। अलग अलग क्या हैं, 4 कथन होते हैं। तो उसको मैं एक चार्ट के माध्यम से यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ कि विविक्तर का मान अगर जो आता है तो उस स्थिति में हमारे मूलों की प्रकृति या लक्षण के बारे में क्या क्या आंसर हो सकते हैं, यह मैं डिटेल आपको बता दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ कि विविक्तर का मान अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग प्रकार का होगा। तो विविक्तर का मान जो भी आए उसकी तुलना सर्वप्रथम हमें शून्य से करनी होती है। मतलब विविक्तर का जो भी मान आए उसकी तुलना हम शून्य से करेंगे और उसके बाद यह निष्कर्ष निकालेंगे कि मूलों के लक्षण या मूलों की प्रकृति क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ 4 कंडीशन होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है। तो इस चार्ट के माध्यम से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि यदि यदि विविक्तर का मान शून्य आए, विविक्तर का मान 0 आए या शून्य आए, तो उस स्थिति में मूलों की प्रकृति या लक्षण के संबंध में हम लिख देंगे कि मूल जो होंगे वह हमारे होंगे वास्तविक और साथ ही साथ क्या होंगे, समान होंगे। अब समान शब्द की जगह हम बराबर शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं या पुनरावृत शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं। सेकंड स्टेज में क्या है कि जब विविक्तर का मान, देखिए विविक्तर का मान हमेशा हमें शून्य से ही तुलना करना है। तो उस स्थिति में जब विविक्तर का मान शून्य से ज्यादा आए, शून्य से ज्यादा आए, यानी कि वह हो पूर्ण वर्ग में, मतलब कि यदि विविक्तर का मान इस प्रकार से हो जैसे 9 आए या 25 आए, तो 9 जो है वह किसी अन्य संख्या के स्क्वायर के रूप में चेंज हो सकता है। जैसे 9 का क्या होगा, इसकल टू करके हम 3 स्क्वायर कर सकते हैं या 25 को इसकल टू करके हम 5 स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि यदि विविक्तर का मान शून्य से ज़्यादा आए, मतलब कि वह मान पूर्ण वर्ग में हो, जैसे 9 या 25, इस स्थिति में हम मूलों की प्रकृति या लक्षण के संबंध में यह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि मूल जो होंगे वह हमारे होंगे वास्तविक और साथ ही साथ क्या होंगे, परिमेय, और क्या होंगे, असमान होंगे, असमान होंगे। अब यहाँ असमान शब्द की जगह हम भिन्न शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं। थर्ड स्टेज में क्या है कि यदि विविक्तर का मान शून्य से ज्यादा हो लेकिन वह पूर्ण वर्ग में न हो, वह पूर्ण वर्ग में न हो, तो उस स्थिति में मूलों की प्रकृति या लक्षण के संबंध में हम लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं कि मूल जो होंगे वह हमारे होंगे वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे। और असमान शब्द की जगह हम भिन्न शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं। फोर्थ स्टेज क्या होता है कि यदि विविक्तर का मान शून्य से कम आए, मतलब 0 से कम आए, मतलब हमारा मान जो है वह ऋणात्मक में आए, मतलब माइनस में आए, मतलब कि शून्य से कम कौन सी संख्याएं होती है, जैसे -2, -3, -43 या -93।
तो वह संख्याएं जो शून्य से कम हो, विविक्तर का मान शून्य से कम है, तो इस स्थिति में हम मूलों की प्रकृति या लक्षण के संबंध में यह लिख सकते हैं कि मूल जो होंगे वह हमारे वास्तविक नहीं होंगे, या इसकी जगह हम काल्पनिक शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं कि मूल जो है वह हमारे क्या है, काल्पनिक हैं। तो इन चार जो है स्टेज, यह मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और चारों स्टेज में मैं यहाँ बता दूं एक बार फिर कि विविक्तर का मान जो आता है उसकी तुलना हमें हमेशा शून्य से करनी होती है। उसके बाद हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मूलों की प्रकृति या लक्षण के संबंध में हम आखिर क्या क्या लिख सकते हैं। प्रश्न पर वापस लौटते हैं, और यहाँ क्या है कि मूलों का अस्तित्व है। तो हमें यदि मूलों का अस्तित्व है और मूलों को ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम यहाँ मूलों को ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, एक सूत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ हमारा सूत्र हो जाएगा मूलों को ज्ञात करने के लिए, यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्लियर लिख देंगे, अतः मूल। अब इसके लिए एक सामान्य सा सूत्र है, यहाँ होगा सबसे पहले माइनस बी, उसके बाद प्लस और माइनस, और ये अंडर रूट में होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह विविक्तर का सूत्र होता है। और बटे हो जाएगा, यहाँ पर बटे हो जाएगा 2a, रूट में है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ हमने अभी विविक्तर का क्या किया था, सूत्र का उपयोग करके सॉल्व किया था। तो हमारा यहाँ पर मैं शो कर दे रहा हूँ, यहाँ आया था हमारा 0, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, हम 0 कर देंगे। और यहाँ हमने अभी ए बी सी सभी का मान ज्ञात किया था ना, तो यहाँ पर साफ साफ बी का मान रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे हम ए का मान। अब क्या करेंगे, इक्वल टू माइनस है तो यहाँ पर इक्वल टू माइनस लिख देंगे, इस तरह से हो जाएगा। ये कर देंगे इक्वल टू माइनस, उसके बाद बी का मान और ए का मान ले लेंगे। तो यहाँ मैं ऊपर शो कर दे रहा हूँ कि हमारा यहाँ पर हमने b का मान और a का मान क्या ज्ञात किया था, कि b का मान ज्ञात किया था -4 अंडर रूट 3 है, और a का मान है 3 है। तो इसको हम सूत्र में रख देंगे और मूल ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले है b का मान, तो b का मान मैंने अभी शो किया है, तो क्या है -4 अंडर रूट 3, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे -4 अंडर रूट 3, उसके बाद ब्रैकेट बंद। इसके बाद सूत्र में क्या है, प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस के बाद यहाँ हमने अभी विविक्तर को सॉल्व किया तो 0 आया है। तो प्लस माइनस के बाद अंडर रूट में अगर हम 0 भी रख देते हैं और यहाँ लिख भी दें कि प्लस माइनस अंडर रूट में 0, तो इसका 0 से कोई मतलब नहीं है, कुछ आगे क्या है इसमें कोई स्पष्ट होगा नहीं। तो इसको क्या करेंगे, यहीं पर क्लोज कर देंगे इस मैटर को, यहाँ से यहाँ तक जो है प्लस माइनस का अंडर रूट में जो 0 लिखने का है, इस मैटर को यहाँ हम क्लोज कर देंगे। सिर्फ माइनस करके और ब्रैकेट में क्या करेंगे, b का मान लिख देंगे। तो माइनस करके ब्रैकेट में b का मान लिख दिया है -4 अंडर रूट 3, और बटे करके 2 इंटू a का मान कर देंगे। तो यहाँ कर देंगे बटे, अब 2 इंटू ए का मान, तो 2 इंटू हो जाएगा, यहाँ पर ए का मान हमने अभी शो किया था, क्या था, 3 था। अब इसको सिंपल कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा इक्वल टू, माइनस माइनस 2 बार है तो माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। अब क्या हो जाएगा, यह 4 अंडर रूट 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 अपॉन, यहाँ 2/3 क्या हो जाएगा, 6। अब क्या करेंगे हम, यह जो प्रोसेस है यहाँ बहुत ही मेन प्रोसेस है, हमको यह अंडर रूट 3 हटाना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको और सिंपल करने के लिए करना क्या है कि इस अंडर रूट 3 को हटा देना होगा। तो कैसे हम हटा सकते हैं, कि अब इस प्रश्न का सबसे मेन प्रोसेस यही है कि हमें क्या करना है, यहाँ अंडर रूट 3 को हटाना है। तो क्या करना होगा कि जिससे अंडर रूट 3 हट जाए, तो जाहिर है कि यहाँ 6 में 2 नंबर और 3 नंबर छुपा हुआ है, 2/3 6, यहाँ हमने किया है ना कि 2/3 6, तो यहाँ पर 2 नंबर और 3 नंबर छुपा हुआ है। और क्या करेंगे कि 3 नंबर जो छुपा हुआ है उसी के माध्यम से ये जो अंडर रूट 3 हटाना है ना, तो ये अंडर रूट 3 हट सकता है। अब कैसे हट जाएगा, तो इक्वल टू करके मैं बता रहा हूँ। यह 4 है तो 4 लिख देंगे सबसे पहले, अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 भी लिख दिया।
अब क्या करेंगे, बटा। अब 6 को कुछ इस प्रोसेस में करते हैं कि ये √3 हट जाए। तो मान लीजिए 2/3 होता है, यहाँ ऊपर है ही है 2/3, तो 2 इंटू कर दिया। अब 2/3 3 लिख देंगे तब तो √3 नहीं कटेगा। तो इस √3 को काटने के लिए यहाँ √3 हमें लिखना ही होगा। तो √3 तो लिख दिया, लेकिन यहाँ सिर्फ एक बार 3 होगा ना, एक बार 3 होगा तभी 3 दूना 6 होगा, 3 दूना क्या होगा, तभी 6 होगा। लेकिन यहाँ अगर इंटू करके हम एक बार और √3 कर दें तो इसका यहाँ मैं बता रहा हूँ कि यह 2 इंटू √3 इंटू √3 से क्या हो गया कि अंडर रूट में 3 2 बार हो गया। तो जाहिर है कि कोई भी संख्या जो अंडर रूट में जब 2 बार होती है तो अंडर रूट हट जाएगा और वह संख्या बचेगी ओनली वन, एक बार। तो अंडर रूट में 3 जब 2 बार हो गया तो अंडर रूट तो हटेगा ही, साथ में सिर्फ बचेगा 3। तो मतलब सिर्फ जब एक बार 3 जो बचेगा उस 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ 6 है ही। अब यहाँ √3 लिखने का फ़ायदा क्या होगा कि इस √3 से यह √3 कट जाएगा। तो यह जो 3 है ना उसके मान को हम चेंज करके यहाँ करेंगे √3 को 2 बार लिख देंगे। तो 2 बार लिखेंगे तो वो तो अंडर रूट में जब कोई संख्या मैंने बताया कि 2 बार हो तो अंडर रूट हटेगा तो वह संख्या एक बार बच जाता है, तो मतलब एक बार यहाँ बचा हुआ है। तो यह √3 इंटू √3 लिखने का यह फ़ायदा हुआ कि यहाँ जो ऊपर √3 है वह क्या होगा, कट जाएगा। अब यह क्या होगा, इस 2 से यह 4 जब कटेगा तो यहाँ आ जाएगा, इस तरह से यहाँ आ जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा तो 2 दूना 4 आ जाएगा। अब नीचे क्या है, √3 से √3 कट जाएगा तो यहाँ सिर्फ एक बार बचेगा √3। तो हमारा यह होगा, क्या हो जाएगा, हमारा यह मूल होगा। अब क्या है कि सिद्धांत यह कहता है कि विविक्तर का मान जब शून्य आए, विविक्तर का मान जब शून्य आए तो मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, मूल होंगे हमारे समान, मतलब बराबर होंगे। मतलब कि उसको मैंने अभी बताया था डिटेल में, समान की जगह वहाँ आप उसको बराबर भी कह सकते हैं और पुनरावृत्त भी कह सकते हैं। मतलब कि हमारे जो दो मूल होंगे वह सेम होंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इसके बारे में यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आंसर में, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, इसको डिटेल में लिख देंगे और उसके बाद लिख कर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। आंसर में हम लिख देंगे अतः, यहाँ साफ साफ लिख देंगे अतः समीकरण, अतः समीकरण के मूल, अतः समीकरण के मूल। अब क्या है हमारा 2/√3 और कॉमा 2/√3 आगे लिख देंगे हम होंगे। अब यह 2/√3 और 2/√3 दो बार क्यों आया है, क्योंकि हमने जब प्रश्न को सॉल्व किया है तो वियुक्तकर का मान आया है 0। तो जब वियुक्तकर का मान 0 आए, 0 आए, तो उस स्थिति में हमारे मूल क्या होते हैं, वास्तविक होंगे और समान होंगे, मतलब एक बराबर होंगे। इसीलिए यहाँ पर दो मूल को एक ही बार, एक ही बराबर हमने यहाँ लिखा है कि 2/√3 दो बार हो जाएगा। अब जो होता है 100 मान की जगह उसे बराबर भी कहते हैं और पुनरावृत्त भी कहते हैं, मतलब वही रिपीट। तो 2/√3 को हम दो बार कर देंगे, ठीक है ना। प्रश्न को शो कर दे रहा हूं, इसे आप साफ साफ लिख लीजिएगा। इसके बाद ये है हमारा आंसर के रूप में है कि मूल हमारे हो जाएंगे 2/√3 और 2/√3। अब मैं ऑनलाइन क्लास को यहीं पर क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।